like a Hellcat. Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to discuss about types of CNC machines. So let's start. Friends, CNC machines classified होती हैं different categories में, जैसे कि according to the type of motion, structure of control circuit, programming, type of control loops, and based on the number of axes. So we will study all of them one by one. Point to point system and contouring system और continuous path system, ये हमारा किसके क्लासिफिकेशन में आता है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मोशन. सो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में ये क्या है? एग्जाम्पल ड्रिलिंग. द वर्कपीस इज मूव्ड विद रिस्पेक्ट टू द कटिंग टूल अंटिल अराइविंग एट अ न्यूमेरिकली डिफाइंड पोजीशन एंड देन द मोशन इज स्टॉप्ड. सबसे पहली बात याद रखने की ये है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले वर्कपीस यहाँ पे मूव करेगा, ना कि टूल. एंड यहाँ पे वर्कपीस कब तक मूव करेगा, उसका मोशन कब तक होगा? जब तक वो अपनी डिफाइंड पोजीशन पे पहुँच नहीं जाता. उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा कटिंग टूल जो यहाँ पे जॉब परफॉर्म करेगा वर्क पीस पर, जब उसकी एक्सिस जो होगी वो रेस्ट पर होगी, मतलब उसकी एक्सिस में कोई मोशन नहीं होगा. उसके बाद यहाँ पे जो है सिस्टम रिक्वायर्स ओनली पोजीशन लूप्स फॉर कंट्रोलिंग द फाइनल पोजीशन ऑफ द टूल व्हेन रीचिंग द प्लेस टू बी ड्रिल्ड. अब यहाँ पे क्या है, जब हमें टूल को जब फाइनल पोजीशन पे लाना होता है तो वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी? वो पोजीशन लूप्स के थ्रू फुलफिल होगी. कि मतलब जब हमें फाइनल पोजीशन पे ले जाना पड़ेगा तो वो पोजीशन हमारी जो कंट्रोल होगी वो हमारी पोजीशन लूप्स के थ्रू कंट्रोल होगी. पर लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ पे टूल तो मूव करता ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे कैसे समझे कि देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है तो हमें टूल को एक ना एक बार तो उस जगह को पर ले जाना पड़ेगा ना, चाहे हम उसके बाद उसको फिर वहीं पर रहने दें. तो उस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए हमें पोजीशन लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है. Now the path from the starting point to the final position is not controlled. अब यहाँ पे जब हम वर्कपीस को उस पोजीशन पे ले जाएंगे जहाँ पे टूल है ड्रिल कराने के लिए, तो वो उसके बीच में स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में जो भी पाथ होगा वो कंट्रोल नहीं होगा इस मेथड में. The data for the desired position is given by coordinate values and the resolution depends on the system. अब यहाँ पे जो है डिजायर्ड पोजीशन के लिए जो डेटा है, मतलब कि हमें फाइनल पोजीशन में कौन सी फाइनल पोजीशन पे हमें जो ले जाना है उसका जो डेटा हम फीड करेंगे वो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे. और यहाँ पे जो प्रिसीजन होगी, मतलब यहाँ पे जो फिनिश होगा, प्रिसीजन से पे यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? सिस्टम की रिजोल्यूशन पर. और नाउ द कंट्रोलिंग सिस्टम और कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम. द कटिंग टूल इज कंट्रोल्ड व्हाइल द एक्सिस ऑफ मोशन आर मूविंग. यहाँ पे क्या है, कटिंग टूल मूव करेगा, वहाँ पे क्या वर्कपीस मूव करता था, यहाँ पे लेकिन कटिंग टूल मूव करेगा और यहाँ पे कटिंग टूल की एक्सिस भी मोशन में होगी. उसके बाद एग्जांपल आ गया मिलिंग. ऑल एक्सिस ऑफ मोशन माइट मूव साइमल्टेनियसली ईच वन एट डिफरेंट स्पीड. अब यहाँ पे कि फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हर जो शेप होती है जॉब की वो सिंपल नहीं होती. कोई वर्कपीस जो होते हैं हमारे यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी ज्योमेट्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनकी मशीनिंग के लिए यहाँ पे क्या होता है, हमें टूल को डिफरेंट एक्सिस पे मूव कराना पड़ता है. तो यहाँ पे यही है कि टूल की जो एक्सिस होंगी वो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगी. ज़रूरी नहीं है कि सारी सेम स्पीड से ही करेंगी, डिफरेंट एक्सिस से भी मूव कर सकती हैं. किसकी केस में? जब हमारी कॉम्प्लेक्स शेप्स आएंगी. द स्पीड माइट बी चेंज विद इन द पार्ट विद इन द टू गिवन पॉइंट्स. अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में वहाँ पर हमारा पाथ पे कंट्रोल नहीं होता था, पाथ में कोई कंट्रोल नहीं था. पर लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के जो बीच में जो पाथ है वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, उसमें स्पीड भी कंट्रोल होगी. वहाँ पे पाथ तो कंट्रोल होगा ही, साथ में यहाँ पे स्पीड भी कंट्रोल होगी. और स्पीड अब क्या, यहाँ पे जैसे टूल जैसे यहाँ पर हमें पता है मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टूल हमारे डिफरेंट स्पीड से भी मूव कर सकता है या फिर सेम स्पीड से भी मूव कर सकता है. The path of the cutting tool and the feed establish the desired contour of the part, while feed also affects the surface finish. अब यहाँ पे जो है हमारा कटिंग टूल का पाथ, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि यहाँ पे कटिंग टूल मूव कर रहा है तो उसका पाथ और उसकी जो फीड है, फीड हमें पता है कितना होता है. फीड होता है हमारा मटेरियल रिमूवल रेट, कितना हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं एक रिवोल्यूशन में. और फीड की हमें यूनिट पता होती है, एमएम पर रिवोल्यूशन होती है. तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो पाथ होगा कटिंग टूल का और जो फीड होगी वो हमारी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी किसके? सरफेस फिनिश को. द सुपरपोजिशन लूप कंट्रोल्स एज वेल एज वेलोसिटी लूप कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड. अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे फीड का भी जिक्र हो रहा है और यहाँ पे पाथ का भी जिक्र हो रहा है, तो उसमें पाथ के लिए तो हमें पता है कि फाइनल पोजीशन के लिए पोजीशन लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनल पोजीशन के लिए पोजीशन लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऊपर हमने पढ़ा था. पर लेकिन अब यहाँ पे जैसे कि पता है फीड का जिक्र आ गया, तो फीड में मतलब डिफरेंट वेलोसिटी देंगे तो सरफेस फिनिश पे वैसे इफेक्ट पड़ेगा. तो डिफरेंट वेलोसिटी के लिए हमें क्या होगा, वेलोसिटी लूप कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट होगी.
नाउ द नेक्स्ट इज एनालॉग एंड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। एनालॉग एंड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम क्या कहता है, यहाँ पे द क्वांटिटी इज वेरीड कंटिन्यूसली इन एनालॉग सिस्टम व्हाइल इट वेरीज डिस्क्रीटली इन डिजिटल सिस्टम। हमें पता है कि एनालॉग सिस्टम में जो हमारी क्वांटिटीज होती है वो कंटिन्यूसली वो करती है, डिफर कंटिन्यूसली करेगी कंट्री पल्सेस में, पर लेकिन यहाँ पे जो डिजिटल सिस्टम में होता है वो यहाँ पे होता है डिस्क्रीटली, मतलब अलग अलग पार्ट्स में करेगा, कंटिन्यूसली नहीं करेगा, वो पार्ट्स में करेगा। एक्यूरेसी ऑफ द डिजिटल सिस्टम इज हायर, हमें पता है एक्यूरेसी डिजिटल सिस्टम की ज़्यादा होती है। उसके बाद एनालॉग से द इनपुट टू एनसी सिस्टम इज ऑलवेज डिजिटल बिकॉज द डायमेंशंस आर गिवन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। अब जब भी हम डायमेंशंस देते हैं किसी भी वर्क पीस के, अब वो डायमेंशन जैसे 23, 24 कुछ भी हो सकते हैं डायमेंशंस, तो जो हम वो सिस्टम में फीड करते हैं वो हम डिजिटली फीड करते हैं, ना कि एनालॉग में। एनालॉग में कैसे फीड करेंगे, डिजिटली तो देना पड़ेगा, 23 अगर देना तो डिजिटली तो लिखना पड़ेगा। The output of the NC machine is always analog as the slides of the machine tools are moving in a continuous and smooth form. अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि इनपुट तो हम डिजिटली देते हैं, पर लेकिन जो हमें मशीन से आउटपुट जो मिलता है वो होता है मेरा एनालॉग। एनालॉग क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी, क्योंकि मशीन टूल कितना हमारा चला है उस पर वर्क पीस पर, मशीन टूल कितना चला है, वो उसका जो डेटा आएगा वो हमारा एनालॉग आएगा। एनालॉग जो हमारा कंप्यूटर में फीड होगा, जो कनेक्ट होगा किससे, CNC सिस्टम से, वो हमारा डेटा किस में होगा, एनालॉग में। उसके बाद हो गया ईच सिस्टम टाइप कंटेन्स एन एनालॉग एंड डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूनिट। अब वो ये कि मतलब जैसे कि एक CNC सिस्टम है, उसमें क्या होगा, इनपुट होगा डिजिटल और आउटपुट होगा एनालॉग। बट द टाइप ऑफ कंट्रोल वेयर द एनालॉग और डिजिटल इज डिफरेंशिएटेड बाय द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अपीयरिंग एट द कंट्रोल लूप यूनिट्स। अब जैसे कि यही है कि यहाँ पे हमें अगर एनालॉग और डिजिटल को हमें अगर डिफरेंशिएट करना हो कि मतलब कौन सा सिग्नल एनालॉग है कौन सा डिजिटल है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट होगा, अगर सीक्वेंसेस ऑफ पल्सेस हैं तो वो क्या है, हमारा डिजिटल है, और अगर हमारा कंटिन्यूस इनपुट है इसका मतलब वो क्या है, एनालॉग है सिग्नल। कंटिन्यूस हमने ऊपर पढ़ा था कि एनालॉग में कंटिन्यूस और डिजिटल में डिस्क्रीट, मतलब पल्सेस। Now the next is incremental and absolute systems. An incremental system is the one in which the reference point to the next instruction is the end point of the preceding operation. अब फ्रेंड्स, इंक्रीमेंटल एंड एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ऊपर दिखेगी, उसमें आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। इंक्रीमेंटल सिस्टम में फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, एंड पॉइंट। अब आप इस वाले डायग्राम में जैसे देख रहे होंगे, इस वाले डायग्राम में ऊपर जो आ रहा है आपके वहाँ पर, अब फ्रेंड्स इसमें हम इंक्रीमेंटल वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर हम रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट मान लें तो उसमें क्या है, वो रेफरेंस पॉइंट है। तो अब वो रेफरेंस पॉइंट, अब वो नेक्स्ट वाला जब हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब अगर अगले वाले उस पर जाएँ एरो पर, तो वो क्या है, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एंड पॉइंट हो गया किसका, प्रीसीडिंग ऑपरेशन का। इसमें फ्रेंड्स अब जैसे देख सकते हैं, एन इंक्रीमेंटल सिस्टम इज द वन इन विच द रेफरेंस पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द एंड पॉइंट ऑफ द प्रीसीडिंग ऑपरेशन। अब जैसे कि फ्रेंड्स इसमें देखिए कि मतलब अगर हम नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे जाएं तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा पहले वाले का एंडिंग पॉइंट। इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे। Now each dimensional data is applied to the system as a distance increment measured from the preceding point at which the axis of motion was present. अब फ्रेंड इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट में सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस जो है मेजर होता है वो हमारा प्रीसीडिंग पॉइंट से होता है, ना कि एक लेफ्ट मोस्ट वाले पॉइंट से। पर लेकिन ऐसा सिस्टम हमारा एब्सोल्यूट उसमें नहीं होगा। जैसे इंक्रीमेंटल सिस्टम में, इंक्रीमेंटल मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा बढ़ना। इंक्रीमेंट का मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ना, एब्सोल्यूट मतलब एक साथ बढ़ना। तो यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट में यही है, यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो हम एक प्रीसीडिंग पॉइंट से करेंगे, प्रीसीडिंग वाले ऑपरेशन के स्टार्ट उससे, एंडिंग पॉइंट से, ना कि बिल्कुल ही लेफ्ट मोस्ट या फिर रेफरेंस पॉइंट से। इन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑल पोजीशंस आर गिवन इन एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस फ्रॉम वन रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन और जीरो पॉइंट। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए आपके एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस का। फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो जो यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर करा जा रहा है। हर ऑपरेशन का जो वो है डिस्टेंस वो एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहा है। पर लेकिन इंक्रीमेंट में क्या होता था, इंक्रीमेंट में यहाँ पे हम प्रीसीडिंग पॉइंट के एंड पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर करते थे, पर लेकिन यहाँ पे क्या एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंट और एब्सोल्यूट में मेन डिफरेंस। द जीरो पॉइंट में बी डिफाइंड आउटसाइड द वर्कपीस एट द कॉर्नर ऑफ द पार्ट और अ पॉइंट ऑन द फिक्सर और अ पॉइंट ऑन द मशीन टेबल। अब यहाँ पे जैसे कि जीरो पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट सिस्टम में जो है, अब वो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं वर्कपीस के बाहर भी, या फिर वर्कपीस के कॉर्नर पे भी, या फिर फिक्सर पर, या फिर मशीन टेबल पर। द जीरो पॉइंट में भी इधर फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट। अब फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जीरो पॉइंट जो है ना, रेफरेंस पॉइंट जो है, अब वो हमारा यहाँ पे फिक्स्ड भी माना जा सकता है, यहाँ पे फ्लोट मतलब वेरिएबल भी माना जा सकता है।
द कंट्रोल यूनिट डज नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस लोकेशंस। अब यहाँ पे क्या जैसे कि हमने इसमें वो करा कि इंक्रीमेंटल में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट में तो हम ये होता था कि हमारा रेफरेंस से माना जाता है, पर लेकिन इंक्रीमेंटल में तो हम एक एक करके बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल यूनिट जो होगी ना हमारी इंक्रीमेंटल सिस्टम में, वो हमारी प्रीवियस उनको वो नहीं करेगी कंसिडर। अगर जैसे ही आगे बढ़ते गए तो फिर प्रीवियस वालों का काम खत्म, उनको कुछ नहीं देखा जाएगा। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रीवियस वालों को वो हो जाएगा, कोई नेग्लेक्ट कर देंगे बिल्कुल, मतलब उनको कोई कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। The main advantage of the absolute system over the incremental system is that in case of interruption like tool breakage, manual interference, the machine table can be moved manually and the interruption can be eliminated. देखिए अब एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में क्या है, हमारा एब्सोल्यूट बढ़िया है। और इसका क्यों है बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे हमारा कोई भी टूल ब्रेकेज या फिर कोई भी इंटरनल फेलियर आ जाता है मशीन पर, जैसे टूल ब्रेकेज हो गया, मैनुअल इंटरफेरेंस मतलब कुछ भी बीच में आ गया, तो मशीन टेबल कैन बी मूव मैनुअली। यहाँ पे क्या है, हम मशीन टेबल को मैनुअली मूव कर सकते हैं, और मैनुअली मतलब हटा सकते हैं मशीन टेबल को, जैसे उस टाइप पे हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो उसमें जो कोई भी इंटरप्शन आ रही है, जैसे कुछ भी टूल ब्रेकेज हो गया जैसे ऊपर मेंशन करा है, या फिर कुछ भी हो गया कोई भी फेलियर, तो हम उसको एलिमिनेट करके फिर दोबारा मशीन टेबल सेट कर सकते हैं। इस सिस्टम में, एब्सोल्यूट सिस्टम में ये अच्छा एडवांटेज है इंक्रीमेंटल से। ऐसा इंक्रीमेंटल में नहीं होता। हमें इंक्रीमेंटल में क्या होगा, हमें दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या, हम बीच में उसको फेलियर को एलिमिनेट करके दोबारा वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं। Now based on the control loops, open loop and closed loop system. Open loop system. Program instructions are fed into the controller through an input device. These instructions are then converted to electrical pulses by the controller and sent to the servo amplifier to energize the servo motors. The primary drawback of the open loop system is that there is no feedback system to check whether the program position and velocity has been achieved. अब फ्रेंड जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम है मतलब इनपुट जाएगा, आउटपुट मिलेगा, पर लेकिन उस आउटपुट से कोई हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है कि जिससे क्या हो हम इनपुट में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करें। तो यहाँ पे क्या है, जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को हम कंट्रोलर में फेड करते हैं, किसके थ्रू, एक इनपुट डिवाइस के थ्रू। फिर उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन हमारे कन्वर्ट होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, कंट्रोलर के थ्रू। उसके बाद ये हमारे जब सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं किसके थ्रू, आर देन कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस किस कंट्रोलर के थ्रू। उसके बाद ये हमारे कहाँ, सर्वो एम्पलीफायर में भेज दिए जाते हैं सिग्नल्स सर्वो मोटर्स को एनर्जाइज करने के लिए। उसके बाद हमने जैसे यही पढ़ा कि अभी ओपन लूप सिस्टम है तो ओपन है, तो मतलब कोई फीडबैक वो नहीं है इसमें, तो एक इसका ये ड्रॉबैक रह जाता है। पर लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम में एक फीडबैक सिस्टम होता है जो हमारा आउटपुट से कनेक्ट होता है, और आउटपुट के थ्रू हमारा फीडबैक सिस्टम के थ्रू फिर वो इनपुट में जाता है, फिर इनपुट में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होके फिर सिग्नल्स में सिग्नल भेजा जाता है हमारे आउटपुट में। ये हमारा ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम है। तो दीज सिस्टम्स यूज पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक। क्लोज लूप सिस्टम में अभी जैसे मैंने पढ़ा कि फीडबैक सिस्टम है, और ये कौन सा फीडबैक सिस्टम यूज करते हैं, पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम। द फीडबैक सिस्टम कुड बी ईदर एनालॉग और डिजिटल। अब वो फीडबैक सिस्टम हमारा एनालॉग भी हो सकता है फिर डिजिटल भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स जैसे कि अगर अब जैसे हमारा एक लास्ट पार्ट बचता है, वो है कौन सा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सिस 2, 3, 4 एंड 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स। फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि ये वाली हमारी सीएनसी मशीन्स का मतलब मेन रोल है क्या। फ्रेंड्स हमारी जो सीएनसी लेट्स होती हैं वो हमारी 2 एक्सिस मशीनिंग के अंडर आती हैं। तो 2 एक्सिस मशीनिंग से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारी 2 एक्सिस होंगी जिनके अलॉन्ग मोशन होगा। एक हमारे यहाँ पे क्या होगा, सैडल जो है हमारा मूव करेगा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली, एंड यहाँ पे क्रॉस लाइट जो होगा यहाँ पे वो मूव करेगी ट्रांसवर्सली सैडल के रिस्पेक्ट में। तो तभी तो 2 एक्सिस है। अगर हम 3 एक्सिस के केस में ले तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एक्सिस में क्या होगा, 3 एक्सिस मशीन में यहाँ पे एक एक्सिस उन 2 एक्सिस में जुड़ जाएगी, जो क्या होगी, जो परपेंडिकुलर मोशन प्रेजेंट करेगी उन 2 एक्सिस के रिलेटिवली। यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 एक्सिस में क्या है, एक एक्सिस ऐड हो जाती है उन 2 एक्सिस में जिसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर मोशन होगा। ठीक है, फिर इन तीनों को हम साइमल्टेनियसली वो करके हम कोई भी साइमल्टेनियसली मूव करा के इन एक्सिस पर क्या हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को मशीन कर सकते हैं। ऐसी सेम केस हमारा 4 एंड 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स में होगा। तो फ्रेंड्स हमारी यही थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए, so do like it, share it and subscribe the channel. Thank you.